सर, अब मैं पॉडकास्ट का सबसे लोकप्रिय पब्लिक डिमांड वाला क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। लोग दहानू रोड तक वाटर फिलिंग कर लेंगे और विरार तक फिर 6 लाइन पूरा हो जाएगा, तो उसमें फिर लगभग ये डबल हो जाएगा लोकल सर्विस। कैसे इन चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हैं? काम करने वाला कितना बड़ा बाहुबली क्यों, जहाँ पर गलत काम करोगे वहाँ पर पेनल्टी लग जाएगी। और रेलवे क्यों सेंसिटिव रहता है इस स्पैड के बारे में? कोई ड्राइवर अगर स्पैड करता है तो उसे सीधे नौकरी से निकाल देगा। 160 किलोमीटर की जो हमारी प्रोजेक्ट चल रही है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इसमें बहुत सारा कार्य हुआ है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता, ये दोनों राजधानी रूट को 160 kmph करने का वर्क सैंक्शन किया हुआ है। भारतीय रेल का जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है अमृत भारत, इसके पीछे की सोच क्या है सर? कि हमारे यात्रियों की जो उनकी डिमांड है कि उनको सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल। ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उनकी आकांक्षा नहीं है। तो उनके लिए भी रेलवे स्टेशन को हम जिस तरह से रेलवे जैसे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया है, उसी तरह से हम रेलवे स्टेशन को भी डेवलप करें। 20 वर्ष बाद कोई युवा अधिकारी पश्चिम रेलवे का इतिहास पढ़ रहे हैं, श्री रामाश्रय पांडे जी के बारे में एक वाक्य लिखा जाए तो वो क्या वाक्य होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पश्चिम रेलवे के पॉडकास्ट के इस नए नवेले एपिसोड में एक बार फिर से। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, बताएंगे आगे। दोस्तों, सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी सेवा तक मुंबई का दिन घड़ी से नहीं चलता, यह पटरियों पर आगे बढ़ता है। लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। पश्चिम रेलवे पर हर दिन लगभग 30 से 35 लाख लोग सफ़र करते हैं और पीक आवर्स में हर 3 मिनट पर एक लोकल, हर दिन 14 से 14 सबअर्बन सर्विसेज। एक यात्री को प्लेटफॉर्म पर केवल ट्रेन दिखाई देती है, उसके पीछे चल रही योजना, इंजीनियरिंग, डेडिकेटेड मैन पावर, 24 घंटे 24x7 हमारा ऑपरेशंस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शायद दिखाई नहीं देता। आज हम उस पूरी तस्वीर को समझेंगे और मुंबई लोकल में हो रहे सारे बदलाव, चाहे कवच हो, स्टेशन के बदलते स्वरूप हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बढ़ता हुआ रेलवे का नेटवर्क, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज हैं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और मेरे बॉस श्री रामाश्रय पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत। पश्चिम रेलवे के स्टेक होल्डर्स के साथ इस माध्यम से संवाद करना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। सर, अगर मैं एक अधिकारी से नहीं, एक मुंबईकर की तरह पूछूं, अगले 5 वर्ष में यात्रियों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन आप क्या देख रहे हैं? पश्चिम रेलवे केवल रेलगाड़ियां चलाने वाला एक संगठन नहीं है। हम करोड़ों लोगों के जीवन की गति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता केवल अधिक ट्रेनें चलाना नहीं, एक ऐसा नेटवर्क विकसित करना है जो अधिक सुरक्षित हो, अधिक विश्वसनीय हो और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। मुंबई में नई रेल लाइनें, कवच और स्टेशनों का पुनर्विकास चल रहा है, तो साथ ही गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नई लाइनें, मल्टी ट्रैकिंग और आधुनिक लोकोमोटिव निर्माण भी उसी गति से चल रहा है। तो शायद सर, क्या यही रेलवे की सबसे बड़ी चुनौती है कि एक फ्लाईओवर तो शायद कुछ वर्षों में ही बन जाता है, पर शायद रेलवे नेटवर्क जैसा विशाल प्रोजेक्ट, इसको विकसित करना बहुत ज़्यादा जटिल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? बिल्कुल। किसी भी परियोजना का अर्थ केवल ट्रैक बिछाना नहीं होता। ट्रैक बिछाने से पहले हमें लैंड एक्वायर करना होता है, जो पहले से यूटिलिटीज हैं उनको शिफ्टिंग करना होता है, हमें ब्रिज बनाने होते हैं, सिग्नल्स नए सिस्टम्स लगाने होते हैं, इलेक्ट्रिकल का हमारा OHE का पूरा सिस्टम लगाना होता है और आखिर में CRS के द्वारा सेफ्टी सर्टिफिकेशन होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में कई एजेंसियों के बीच समन्वय,
यह सब बिना दैनिक परिचालन प्रभावित किए करना होता है। जैसे जहाँ पर हमारी ट्रेन चल रही होती है तो ट्रेन को बिना रोके हुए हमें ये सब कार्य करना होता है। जी। तो इसलिए हम हर परियोजना को एक दीर्घकालिक प्रणाली स्वरूप निवेश के रूप में देखते हैं। और इसी सब चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें कैपेसिटी क्रिएशन के करने के लिए। अगर हमें नई ट्रेन चलाना है सर, तो क्या इसी तरीके से हम नई कैपेसिटी क्रिएट कर पाते हैं? सही समझा है आपने। इसलिए आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता कैपेसिटी क्रिएशन है। पहले नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना है, फिर उसी क्षमता के अनुरूप नई सेवाएं एवं बेहतर समय सारणी देना है। सर, आप कैपेसिटी क्रिएशन की बात आपने मेंशन की सर, तो हम आते हैं मुंबई लोकल में जो हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 5th और 6th लाइन जो हमारी वर्क चल रही है सर, उसका अगर स्टेटस बता पाते, क्या स्टेटस है, कब तक ये पूरा का पूरा कार्य कंप्लीट होगा और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है? यहाँ पर आकर के जब मैंने लोकल सर्विसेज के बारे में पूछा था तो मुझे बताया गया कि आज के डेट में हम 1414 ट्रेन सर्विसेज रोज़ चला रहे हैं। जी जी। तो इसे बढ़ाने के लिए मैंने पूछा कि हमें क्या करना होगा कि इस सर्विसेज को हम बढ़ा सकें। 5th लाइन लगभग पूरी तरह कमीशन हो चुकी है। केवल माहिम और खार के बीच में 4.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बाकी है। जी जी। और फेज 1 के अंतर्गत खार रोड से बोरीवली तक 6th लाइन भी कमीशन हो चुका है। जी जी। अब फेज 2 के अंतर्गत मुंबई सेंट्रल और खार रोड का रिवाइज प्लान अभी अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें माहिम सांता क्रूज के बीच जो 4.5 किलोमीटर का 5th लाइन का स्ट्रेच बचा हुआ है उसको भी हम लोग इसके साथ करेंगे। और बांद्रा खार फ्लाईओवर का रीडिज़ाइन हार्बर लाइन के एक्सटेंशन के लिए, मतलब उनके सर्विसेज पर न्यूनतम इफेक्ट करते हुए उसका हम लोग कर रहे हैं। जो ये फ्लाईओवर को हमें शिफ्ट करने का हाँ, जो उसको प्रोजेक्ट शिफ्ट है। करना है और इसमें हमें करीब 90 दिन का ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होगा। अभी शक्ति मिल में भूमि अधिग्रहण और बांद्रा ईस्ट में 142 प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स का रिहेबिलिटेशन न्यायालय और MMRDA स्तर पर लंबित है। जी जी। इस प्रोजेक्ट का पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2029 है। राइट सर। तो 2029 के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये दोनों लाइन कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी और नई ट्रेन्स और बढ़ेंगे और हमारी पंक्चुअलिटी भी इम्प्रूव होगी। हम किसी खाली ज़मीन पर काम नहीं कर रहे हैं। राइट सर। जहाँ पर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर काम करना बहुत आसान होता है। उसमें भी फिर भूमि अधिग्रहण के इशू होते हैं, कहीं पर फॉरेस्ट का परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर मुंबई एरिया में हम सबसे व्यस्त नेटवर्क में 24 घंटे ट्रेन चलाते हुए नई लाइन बना रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा समय लगा है और अधिकांश काम हम लोग रात में, जो ट्रैफिक ब्लॉक्स होते हैं 12 से 4 के बीच में, जब हमारे यात्री सो रहे होते हैं उस समय हमारे सहकर्मी काम कर रहे होते हैं। अगले दिन उनकी यात्रा सुखद हो उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं, साथ ही नई लाइन बनाने का भी कार्य कर रहे होते हैं। राइट सर। और यही सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है जब हम इस तरह की मेजर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सर, अब हम आते हैं एक मेजर प्रोजेक्ट पे, जो हार्बर लाइन का जो एक्सटेंशन है गोरेगांव से बोरीवली, और कई लोग इसे मुंबई नेटवर्क का एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अगर इसका स्टेटस बता पाएँ सर, किस स्टेज पे है और कब कंप्लीट होगा, क्या मेजर इम्पैक्ट इससे मुंबई की जनता को होने वाला है? आपने इसे सही कहा कि एक गेम चेंजर का काम करेगा। आज हार्बर लाइन वेस्टर्न सबर्ब्स के महत्वपूर्ण हिस्से तक नहीं पहुंचती है और जब ये बोरीवली तक एक्सटेंड हो जाएगी तो उसके बाद यात्रियों के पास में नए विकल्प होंगे, इंटरचेंज बेहतर होगा। बिल्कुल सर। इसका 7 किलोमीटर की लंबाई में काम करना है। कुल 900 करोड़ के आसपास इसका एस्टीमेट है। 520 प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स में से अभी तक 178 का पुनर्वास हो चुका है और बाकी की प्रक्रिया जारी है। लैंड एक्विजिशन भी एडवांस स्टेज में है और जहाँ भी रिहेबिलिटेशन आवश्यक होता है वहाँ पर रेलवे मानवीय दृष्टिकोण का उपयोग कर आगे बढ़ते हैं। आज एक प्रोजेक्ट केवल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं होता है, इसको हम सोशली भी मैनेज करते हैं और लोगों को कम से कम असुविधा हो उसका पूरा प्रयास करते हैं। तो कितने सारे चीज़ें जो है, डायमेंशंस जो हैं, हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं सर। जो आपने कहा कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, लैंड एक्विजिशन और ये सारे एस्पेक्ट्स
सभी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही हम ये इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा जो है वो सक्सेसफुली कमीशन हो। तो ये सर बहुत इससे समझ में आता है कि कितनी कितनी चीज़ें जो हैं रेलवे को ध्यान रखनी पड़ती है किसी भी एक मेजर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम करते हैं ना, तो उसमें जो वहाँ के यूजर्स हैं, जो उस ट्रैक के आसपास के लोग हैं, सर उनकी ज़िंदगी पहले जैसे थी उससे बेहतर हो, उनको हम तकलीफ़ दे करके कोई परियोजना पूरा करें, वो सही मायने में विकास नहीं होता। सर उसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 20 साल पहले तक सर विरार को एक दूर का स्टेशन माना जाता था और आज विरार, वसई, नाला सोपारा और इसके आगे कई सारे स्टेशंस हैं जहां कंटिन्यूसली पैसेंजर्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सब को ध्यान में रख के बोरीवली विरार 5th-6th लाइन का प्रोजेक्ट है और विरार धानु क्वाड्रपुलिंग वाला हमारा प्रोजेक्ट है। सर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे। सर क्या इस पे हम किस प्रकार से काम चल रहा है, आने वाले समय में क्या टाइमलाइन रहेगा, किस प्रकार से इम्पैक्ट रहेगी सर, अगर इसके बारे में हमें विस्तार से बता पाएं। ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे MRVC द्वारा किया जा रहा है और भविष्य के अर्बन ग्रोथ को ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा नेटवर्क है। बिल्कुल सर। बोरीवली विरार 26 किलोमीटर MUTP 3A के तहत किया जा रहा है। इसमें कुल लागत 2184 करोड़ रुपए है। इसको पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2029 है। दहीसर, मीरा रोड, भायंदर, नायगांव, वशई रोड और नाला सोपारा में स्ट्रक्चर्स का रिलोकेशन प्रगति पर है। इसमें 2 पुल, जो बड़े पुल हैं 73 और 75, उस पर फाउंडेशन का कार्य चल रहा है। दहानू रोड 64 किलोमीटर का 3rd-4th लाइन का कार्य है। इसकी कुल लागत 3578 करोड़ रुपये है। इसका फिजिकल प्रोग्रेस का भी अभी 60% हुआ है और इसको भी हमें मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो सर जैसे ही विरार दहानू क्वाड्रपुलिंग ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रेनों की संख्या है, जो अभी 21 पेयर ट्रेनें चलती हैं विरार और दहानू के बीच, वो आने वाले समय में एक बार जब ये क्वाड्रपुलिंग प्रोजेक्ट हो जाएगी तो 2 गुना 3 गुना बढ़ सकती है। लोगों की यही इंक्विजिटिवनेस रहती है कि कितनी ट्रेनें बढ़ेगी, क्या होने वाला है। 2 गुना करने का लक्ष्य है हम लोगों का। जी माननीय रेल मंत्री जी का जो हम लोगों का अनुदेश है कि सबअर्बन में भी डबल करना है सर्विसेज और पश्चिम रेलवे से जो बाहर की लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन चलते हैं उसको भी डबल करना है। और ये जब मार्च 29 तक हम लोग दहानू रोड तक क्वाड्रपलिंग कर लेंगे और विरार तक 5th-6th लाइन पूरा हो जाएगा तो उसमें फिर लगभग ये डबल हो जाएगा लोकल सर्विसेज। राइट सर, अब सबसे लोकप्रिय सवाल, शायद इस पॉडकास्ट का ये सवाल जो है, इसकी क्लिप जो है बहुत ज़्यादा चलने वाली है। सर AC लोकल कब आएंगे? हम सुनते रहते हैं कि बिट्स एंड पीसेज में तो AC लोकल ऐड होता रहता है, पर हमें ये सुनाई पड़ता है, हम पढ़ते भी हैं कि एक मुश्त बहुत सारे लोकल ट्रेन्स जो हैं AC बनेंगी। कब होने वाला है, क्या प्लान है इसका, कैसे ये मुंबई सबअर्बन ट्रैवल को ट्रांसफॉर्म करेगा? ये सवाल जहाँ भी जाता हूँ ये पूछा जाता है। अभी AC लोकल का फैसला केवल नया रेक खरीदने से पूरा नहीं होता है, उसके लिए पूरा मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिपो कैपेसिटी बढ़ाना, पावर सप्लाई, टाइम टेबल और सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक कैपेसिटी से जुड़े होते हैं। MUTP 3 और 3A के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों को मिला करके कुल 2856 कोचेज का अभी खरीद का टेंडर 3 अगस्त को खुलेगा। राइट सर। और उसके बाद ये समय के साथ, मतलब एक मुश्त 2856 कोच नहीं मिल जाएंगे, वो धीरे धीरे करके हम लोगों को मिला है। अभी भी इस वर्ष भी हमें 2 रेक मिला है और अभी 3 रेक और मिलेंगे। 2 रेक जो मिला था उसका हम लोगों ने 1 मई से AC लोकल सर्विसेज बढ़ाई है। राइट सर। और इस वर्ष में अभी 3 रेक और हमें मिलेंगे, उसको भी हम लोग सर्विसेज में लाएंगे। तो नंबर ऑफ AC सर्विसेज जो हैं इस साल में भी और बढ़ेंगे। सर आप भारत के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स IIT रुड़की से आपने पढ़ाई की और उसके बाद 3 दशकों से ज़्यादा आप भारतीय रेल में सेवाएं दे रहे हैं। किस प्रकार का बदलाव आपने पिछले 3 दशकों से देखा है और किस प्रकार से इन बदलाव को आप देखते हैं? पिछले 3 दशकों में रेलवे
से यात्रा करना बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो गई है। बिल्कुल। इसमें हमारे रेल यात्रा में 2-3 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा रेलवे ट्रैक है। जब हम लोग रेल सेवा में आए थे तो उस समय मोस्टली ट्रैक वुडन स्लीपर्स पर हुआ करते थे। वुडन स्लीपर्स लगाना सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था और पीएससी स्लीपर हर जगह लगाया जाना शुरू हुआ था। जो ये कंक्रीट स्लीपर्स जो हैं वो लगाए जाने शुरू हुए। आज की डेट में लगभग पूरे भारतवर्ष में कंक्रीट स्लीपर लग चुका है। उसके साथ में लॉन्ग वेल्डेड रेल्स जो हैं वो हो गए हैं कि जॉइंट्स की संख्या कम हो गई है। ये लंबी लंबी रेल्स होती है। लंबी रेल्स, मतलब अभी आज के डेट में हमारे पास में 260 मीटर की रेल आती है और उसको हम लोग फर्दर साइड पर वेल्ड करके, प्लासवर्ड वेल्ड करके उसको लंबाई बढ़ाते हैं। रेल ट्रैक जो है 260 मीटर लंबी होती है। जो अभी भिलाई से आ रही है वो 260 मीटर की है, बिना जॉइंट के। Okay. और बाकी हम लोग उसको साइड पर आपस में वेल्ड करके उसको बढ़ाते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत ब्लॉक सेक्शंस हैं जिसमें कि कोई भी जॉइंट नहीं है। जब जॉइंट नहीं होती है तो यात्रा में कंफर्ट जो है वो पैसेंजर्स को महसूस होता है। कोई खटखट की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। यस, वो आवाज़ तो एक तरह से जब भी रेलवे के बारे में सोचते हैं तो वही आवाज़ जो है एक म्यूज़िक की तरह लगती है। तो वो ख़त्म हो गई। और साथ में ये होता है कि जब जॉइंट नहीं होता है तो अतिरिक्त स्ट्रेस नहीं पड़ता रेल पर, स्लीपर पे, तो मेंटेनेंस एफर्ट्स भी कम होता है। राइट। तो इसलिए आज के दिन में ट्रैक में जो ये सब नई चीज़ें हम लोगों ने पूरा भारतवर्ष में अडॉप्ट किया, उसके कारण अब ब्लॉक सेक्शंस में टचवुड डिरेलमेंट्स नहीं होते हैं। और जो हमारी कोचेज हैं, अब कोचेज इनिशियली आईसीएफ कोचेज थे और चेन्नई से बन के आती थी। मतलब आईसीएफ डिजाइन के कोचेज थे, उसको हम आज भी आईसीएफ कोचेज ही बोलते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम थी कि कभी अगर आमने सामने की कॉलिजन हो या रियर एंड कॉलिजन हो, उसमें एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ जाते थे और उसमें बहुत अधिक जान माल की क्षति होती थी। राइट। तो उसके बाद तब फिर एलएचबी कोचेज भारत ने पहले जर्मनी से आयात किया, फिर उनसे टेक्नोलॉजी लिया और आज के तिथि में हम सिर्फ एलएचबी कोचेज ही बनाते हैं जो कि संरक्षा के हिसाब से आईसीएफ कोचेज से काफ़ी बेहतर है। और इसलिए हम देखते हैं कि अगर कहीं पर डिरेलमेंट भी होती है, इवन फुल स्पीड पर होती है, तो यात्रियों को बहुत कम इफेक्ट होता है। मतलब उनको मामूली चोटें लगती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। और सिग्नल व्यवस्था जो है वो लगातार हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हमारी लोको बेहतर हो रही है। तो हर फ्रंट पे रेल यात्रा से संबंधित जितने फैक्टर्स हैं सब में मॉडर्नाइजेशन हुआ है। पिछले साल 25-26 में टोटल 16 कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स हुए। और इस साल के शुरू में जब माननीय रेल मंत्री जी हम लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमारा लक्ष्य है कि इस वर्ष हम कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स को सिंगल डिजिट में लाएं और पूरा भारतीय रेल उसके लिए काम कर रहा है। सर, बात जब हम मॉडर्नाइजेशन की करते हैं तो एक मेजर प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का करेंटली एग्जीक्यूशन भी हो रहा है और लकीली हम सब उसके पार्ट हैं, वो है हमारा मेक इन इंडिया इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन जो हमारा सिस्टम है कवच का। सर, अगर इसे आसान भाषा में आप समझाएं कि क्या है कवच। क्योंकि कई लोग इसको सिग्नलिंग सिस्टम मानते हैं, कई लोग इसको एक जीपीएस सिस्टम मानते हैं, कई लोग इसको एक ऑटो पायलट मोड टाइप की कुछ सिस्टम आने वाली है। एग्जैक्टली कवच का सिस्टम क्या है और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे और आने वाले समय में किस प्रकार से एग्जीक्यूशन होगा और क्या इसका मेन इम्पैक्ट होने वाला है? इसको मैं रेलवे का एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच कहूँगा। जब हमारे रियर कॉलिजन कभी हो जाते हैं, किसी भी कारण गलती से, नॉर्मली अगर हमारे ट्रैक सर्किटिंग में कहीं पर छेड़छाड़ हुआ या किसी तरह कारण से, मतलब जो हमारा सिग्नलिंग का इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके कारण कभी किसी ट्रैक पर दो ट्रेन आमने सामने होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी भूल से ऐसा हो जाता है जी, तो उस केस में ये हमारा कवच का सिस्टम जो है ये दोनों ट्रेन को रोक देगा और एक्सीडेंट नहीं होने देगा, कॉलिजन नहीं होने देगा। इसका मूल सिद्धांत ये है। जब इसका टेक्नोलॉजी प्रूफ करने की बात हो रही थी तब मुझे याद है कि दो लोको
पर ट्रायल किया गया। एक लोगों पर हमारे माननीय रेल मंत्री जी थे और दूसरे लोगों पर हमारे तत्कालीन चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे, और तब वहाँ पर ट्रायल किया गया और आपस सामने आकर के दोनों लोगों रुक गई थी। उसके बाद फिर इसको हम लोगों ने आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और जो 160 किलोमीटर की हमारे बढ़ाने की लक्ष्य है ट्रैक पे, तो उसमें भी एक कवच का होना हम लोगों ने ये तय कर रखा है कि इसके लिए कवच होना चाहिए। मतलब इतना हाई स्पीड पर जब ट्रेन चलाएंगे तो किसी भी मानवीय भूल की कारण कोई जान माल का क्षति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच होना चाहिए, और ये कवच वही काम कर रहा है। और इसी वर्ष में हम लोगों ने बीरमगाम से ओखा तक भी 434 किलोमीटर में जो कवच का स्टैंडर्ड वर्जन है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। पश्चिम रेलवे में अभी हम लोग वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं। विरार, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद और बड़ोदरा नागदा के कुल 660 किलोमीटर में कवच कमीशन हो गया है। 30 जनवरी 2026 को मुंबई से पहली बार कवच से सुसज्जित दादर भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस ट्रेन जी परिचालन हुआ था। हमारे पास में कुल 915 लोकोमोटिव्स की होल्डिंग है, जिसमें से 574 लोकोमोटिव में हम लोगों ने कवच इंस्टॉल कर लिया है, और दिसंबर तक बाकी लोकोमोटिव्स में भी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मतलब सर कवच जो है मल्टीपल एस्पेक्ट्स में इंस्टॉल होगा, लोकोमोटिव में भी इंस्टॉल होगा, स्टेशन पे भी होगा और ट्रैक्स पर भी होगा। हाँ, पहले ट्रैक के अलोंग होंगे जी, और फिर लोको में उसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि एक लोको के सामने अगर दूसरा लोको आता है उसी ट्रैक पर, तब फिर उन दोनों का कवच एक्टिवेट होगा और दोनों में ब्रेक लगेंगी और दोनों लोको रुक जाएंगे। ये तो बात हो गई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में, और जो दिल्ली मुंबई के बीच जो कवच हम बना रहे हैं, मुंबई लोकल ट्रेन्स में कवच भी लगेगा, ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है। क्या प्रारूप होने वाला है और क्या किस तरीके से जो मुंबई लोकल का कवच है वो कैसे खास रहेगा? ये कवच तो अल्टीमेटली पूरे हर जगह इम्प्लीमेंट होना है। मुंबई एरिया में काम करना काफ़ी अलग है। मुंबई उपनगरीय नेटवर्क विश्व के सबसे व्यस्त नेटवर्कों में से एक है। हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत कम हेडवे, मतलब पीक पीरियड में 3-3 मिनट पर ट्रेन चलाते हैं। इसलिए हमने पहले मुख्य मार्गों पर कवच 4 सफलतापूर्वक कमीशन किया है जी, और अब मुंबई उपनगरीय खंड पर चरणबद्ध तरीके से काम बढ़ रहा है। विरार से राम मंदिर तक 35 किलोमीटर पर लोको ट्रायल सफलतापूर्वक हो चुके हैं, और राम मंदिर से चर्च गेट तक टावर इंस्टॉलेशन, ट्रैक साइड इक्विपमेंट और OFC का काम समानांतर चल रहा है, और चर्च गेट तक हम लोग दिसंबर 2026 तक इसको कमीशन कर लेंगे। यह हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड होती रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी वर्जन 4 लग रहा है और वर्जन 5 पर RDSO काम कर रही है जी, और आगे हम लोग वर्जन 5 इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुंबई लोकल में जो सबर्बन सेक्शन में जो लगेगा वो वर्जन 5 होगा। सर अभी बात आते हैं हम मॉनसून पर। मुंबई और मॉनसून का चोली दामन का साथ रहता है, और हम सभी देख रहे हैं सर, मॉनसून से गुजर रहे हैं कि किस प्रकार से मॉनसून जो है हमारे रेलवे सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, और कैसे, अगर हमें आप बता पाएँ कि किस प्रकार से हम एज ए रेलवे सिस्टम मॉनसून की तैयारी करते हैं, क्योंकि मॉनसून इतना सीवियर रहता है, तो इसकी तैयारी में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या डिमेंशंस हैं जिससे हम अपने आप को मॉनसून रेडी करते हैं, अगर उसके बारे में हमें बता पाएँ आप। मॉनसून की तैयारी हम लोग कई स्तरों पर करते हैं। एक तो सामान्य जो जनरल है कि इस साल हम लोग इस एरिया में, सबर्बन एरिया में से 58 कलवर्ट थे और वाटरवेज अलग अलग थे, 60 किलोमीटर ड्रेन थी। इन सब की हम लोगों ने सफाई की है, वाटरवे पूरा क्लियर किया है, और जो वल्नरेबल लोकेशंस होते हैं वहाँ पर हम लोग मॉनसून में पेट्रोलमैन रखते हैं जी, और ब्रिज के लोकेशंस जो हैं, जो बड़े ब्रिज हैं उन लोकेशंस पर पेट्रोलमैन रखते हैं, क्योंकि ये सब क्रिटिकल लोकेशंस होते हैं, तो वहाँ हमें एक स्टेशनरी वॉचमैन रखते हैं, प्लस मॉनसून पेट्रोलिंग अलोंग द ट्रैक करते रहते हैं 24/7। हाँ, सबर्बन सेक्शन में जैसे हमने ड्रेन की सफाई की तो उससे बहुत ज़्यादा मक निकला, तो उस मक को आप ये समझ सकते हैं कि उस मक को क्लियर करने में हमें
480 ट्रिप लगाने पड़े। तो हम ट्रेन के मक की माध्यम ट्रेन चलाते हैं। मक्की ट्रेन चलाते हैं। उस सारे ड्रेन का इंटरेस्टिंग। हम कई बार हम लोग देखते हैं कि ड्रेन में से मक निकाल करके और वहीं पर बगल में रख देते हैं, फिर वापस वो ड्रेन में आ जाती है। जी। लेकिन हम लोग रेलवे में ऐसे नहीं करते। उसमें से मक को निकाल करके उसको बोरों में भरते हैं जी। और उन बोरों को मक स्पेशल से फिर अपने एरिया से बाहर करते हैं। वो बीएमसी से बात करके जहाँ पर वो बोलते हैं वहाँ पर हम लोग जा कर के डंप करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने 480 ट्रिप ऐसे मक स्पेशल के किए हैं। और पानी आ जाती है तो उसके लिए हम लोगों ने 126 हाई कैपेसिटी डी वाटरिंग पंप इंस्टॉल किए हैं, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक हैं। और ये ट्रैक पे जो पानी आती है उसको निकालता है। हाँ, उसको निकालने के लिए। राइट सर। और आपात स्थिति के लिए स्टैंड बाय पंप भी तैयार रखे जाते हैं कि जहाँ पर जो पहले से हमें पता है वहाँ पर तो हम ऑलरेडी लगा के रखते हैं, और कहीं पर अचानक कुछ हो गया तो उसके लिए अलग से आपात स्थिति के लिए रखते हैं। चर्च गेट से विरार के बीच में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बेहतर करने के लिए 19 माइक्रो टनल ड्रेनेज क्रॉसिंग बनाए गए हैं। और फ्लड प्रोन लोकेशंस पे जहाँ पर कि पिछली बार हमें ट्रैक के ऊपर पानी आया था, तो उन सब जगहों पे ट्रैक लिफ्टिंग करते हैं, वहाँ पर अतिरिक्त ड्रेनेज की व्यवस्था करते हैं, और इंजिन में जो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। कल्वर्ट और ड्रेन की निरीक्षण करना, सफाई करना, वो सब जितने हम नए तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जी। वो हम यहाँ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तीनों चारों जो हैं उनके साथ मिल करके वो हम कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है ये मानसून की तैयारी। बिल्कुल सर, अभी हाल में आप नाला सोपारा और वसई स्टेशन पे भी आपका खास इंस्पेक्शन रहा और आपने बहुत आदेश दिए मानसून की तैयारी वहाँ पे हम किस प्रकार से करें ताकि जल भराव की स्थिति ना उत्पन्न हो। उसके बारे में अगर बता पाएँ सर कि आने वाले समय में क्या ऐसा हम इनिशिएटिव्स वहाँ लेने वाले हैं जिससे वो उस एरिया में भी जो वाटर लॉगिंग की स्थिति है वो कम होगी या नहीं होगी। हम लोग विकास करने के क्रम में जो हमारे ट्रैक के किनारे नेचुरल पॉन्डेज थे उनको भर कर उसमें मकान बना लिए। जहाँ पहले पानी जाने का रास्ता था वहाँ आज जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जहाँ पर पहले पानी इकट्ठा हो जाता था जी, तो उस पर उसको भर करके हमने मकान बना लिया। अब वो पानी कहाँ जाएगा? अब दोनों तरफ जब हमने उसके लिए जगह बंद कर दी तो वो हमारे ट्रैक पर आ जाते हैं। ट्रैक हमारा वैली टाइप का हो गया है नाला सुपारा के पास में। तो इस वर्ष तो हम लोगों ने पहले से भी थोड़ा सा उसका ट्रैक लिफ्टिंग किया था, और अभी जब जुलाई फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस समय हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम 400 मिलीमीटर तक ट्रैक के ऊपर पानी आ गया था। तो उसको अभी जा कर के हम लोगों ने, पहले तो ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर से पहले हम काम कर लेंगे, लेकिन जब मैं साइट पर गया था तो अपनी टीम को ये बोला कि अभी हम इस मानसून में जितना जल्दी इसको हम अधिक से अधिक लिफ्ट कर सकते हैं वो कर लें, जिससे कि अगर इसी मानसून में इस तरह की दोबारा बारिश होती है तो उस समय हमारा ट्रैफिक, जैसे इस बार कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था जी, तो वो रोकने की आवश्यकता न पड़े। साथ में जो हमारी MRVC बोरीवली से विरार तक काम कर रही है और विरार से आगे धान रोड तक काम कर रही है, तो सब स्टेशन पर कनेक्शन करने के चक्कर में ये लोग लाइन को उसी लेवल पर रख रहे थे जो पुरानी लेवल थी, जो अभी एग्जिस्टिंग लाइंस की लेवल है उसी पर रख रहे थे। तो वो मैंने इनको बताया है कि इसको आप ज़्यादा रीच कीजिए कि कम से कम अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो हमारी एग्जिस्टिंग लाइंस अगर उस पर ट्रैफिक रुक जाएगी तो कम से कम जो 2 नई लाइन बन रही है उस पर तो ट्रैफिक चलती रहे। बिल्कुल सर। तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं तो चाहता था कि 1 मीटर तक रेंज हो जाए, लेकिन चूँकि प्लानिंग पहले से ही बहुत ज़्यादा हो गया है तो 1 मीटर तक तो नहीं रेंज होगा, लेकिन 400 mm तो हर जगह हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1 फीट से ज़्यादा जो है वो रेजिंग हो जाएगी, कि जिससे ये हो जाएगा कि जिस तरह की बारिश हमारे यहाँ जुलाई फर्स्ट वीक में हुई उस तरह की बारिश अगर भविष्य में होगी तो कम से कम 2 लाइन तो हमारी चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। राइट सर। तो आने वाले मानसून में पश्चिम रेलवे की ट्रेन्स जो है वो चलती रहेगी। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि इस मानसून में भी अब अगर इस तरह की दोबारा अतिवृष्टि हुई जी तो हमारी गाड़ी चलती रहे, वो इस मानसून में भी इंश्योर करेंगे। वंडरफुल सर।
पे एक और सवाल था कि आप बता रहे थे कि हमारे मैन पावर भी हम डिप्यूट करते हैं और ये रियल टाइम हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं मॉनसून के दौरान। इसके बारे में अगर बताएं कि किस प्रकार से और क्या क्या तरीक़ों से हम जो है रियल टाइम मॉनसून की मॉनिटरिंग करते हैं। अभी सबर्बन इलाके में प्लस बाहर भी हमारे 40 फ्लड गेजेज हैं और 6 ऑटोमेटेड डिजिटल रेन गेज हैं और स्काडा बेस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। तो एकदम हाईटेक सिस्टम हमने लगा रखा है, जिससे कि हमेशा हमारे कंट्रोल में कहाँ पर पानी का क्या लेवल है उसकी सूचना हमें रियल टाइम में मिलती रहती है। जैसा मैंने पहले बताया कि वल्नरेबल लोकेशंस जो पहले से हमें पता है वहाँ हम स्टेशनरी वॉचमैन रखते हैं। राइट। और साथ में जब तेज़ बारिश होने लगती है तो उस समय फिर मानसून पेट्रोलिंग चलती है, जो कि कहीं पर अगर पानी की बहुत तेज़ हो रही है, हमारा फॉर्मेशन की कटिंग हो रही है, तो तुरंत वो ट्रैफिक सस्पेंड कर सके और हम लोगों को सूचित कर सके, जिससे कि उसके रेक्टिफिकेशन का काम कर सके। सर अभी आपने 160 किलोमीटर की जो हमारी प्रोजेक्ट चल रही है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, इसमें बहुत सारा कार्य हुआ है और ये इसको देखा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को कि कैसे रेल ट्रैवल को ये ट्रांसफॉर्म करेगी आने वाले समय में। क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं सर इसके और क्या क्या किस किस डायमेंशंस पे कार्य हो रहा है, इसके बारे में कुछ तो आपने ब्रीफली बताया, कुछ और अगर डिटेल में बता पाएँ सर। भारतीय रेल ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता ये दोनों राजधानी रूट को 160 kmph करने का वर्क सैंक्शन किया हुआ है, जिसमें हमारा पोर्शन मुंबई सेंट्रल से नागदा तक पड़ता है। राइट सर। तो इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। 160 करने से पहले अपने ट्रैक स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है, जो हमारे ब्रिज को सबकी डिज़ाइन को चेक करना है कि वो 160 kmph के कारण जो इम्पैक्ट आएगा उसके लिए फिट है कि नहीं है। 160 kmph के लिए कर्व्स जो है हमारी उसको हमें ईज करना होता है और सिग्नल्स में भी इम्प्रूवमेंट करना है, साथ में कवच भी लगाने की वो हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि विरार से लेकर के नागदा तक जी, ये ऑलरेडी हम लोग कवच राजधानी रूट पर लगा चुके हैं, कमीशन कर चुके हैं और मुंबई सेंट्रल से विरार तक दिसंबर 26 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। इस टारगेट हम कर रहे हैं कि इस कैलेंडर ईयर में हम जो है हम लोग इस कैलेंडर ईयर में तैयार हो जाएंगे और CRS सैंक्शन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वित्त वर्ष में मिल जाएगा। वंडरफुल सर। सर अब हम जो एक ओवरऑल रेल एक्सपीरियंस की बात है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सर जब यात्री रेलवे स्टेशन पर रेल की यात्रा करते हैं तो ट्रेन से पहले जो है रेलवे स्टेशन से उनका परिचय होता है और पश्चिम रेलवे भी जो है रेलवे एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हम सब देख पा रहे हैं। किस प्रकार से सर आप देखते हैं कि पश्चिम रेलवे जो है पैसेंजर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या वो इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि जो है हम पैसेंजर का जो रेल एक्सपीरियंस है उसको हम बेहतर कर रहे हैं। आज रेलवे केवल परिवहन सेवा नहीं रह गया है, हम एक समग्र एंड टू एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यात्री घर से निकलकर स्टेशन पहुंचते हैं, फिर टिकट लेते हैं, प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। इनमें से किसी भी स्टेज पर उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसके लिए रेल हर स्टेप पर काम करती है। जब हम लोग रेल सेवा में आए थे तो उस समय ये कहा जाता था कि हमारे यात्रियों की जो उनकी डिमांड है कि उनको सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल जी। ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उनकी आकांक्षा नहीं थी, मतलब बेयर मिनिमम पे फोकस बेयर मिनिमम पर था। जी। लेकिन हमारे देश का जो आर्थिक विकास हुआ उसके कारण लोगों की अपेक्षाएं, सुविधाओं की अपेक्षाएं वो बढ़ गई, साथ में वो इसके लिए अतिरिक्त खर्च करने को भी तैयार हैं। तो जो उनकी अपेक्षा है रेलवे से, उसके अंतर्गत हम लोग स्टेशंस का डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिए हुए हैं और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हर डिवीज़न के लगभग 15 स्टेशनों को हम लोग काफ़ी विकसित कर रहे हैं। इस पे मैं आने ही वाला था सर कि जब स्टेशन की बात करते हैं तो ये जो पूरा एक भारतीय रेल का जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है अमृत भारत, इसके पीछे की सोच क्या है सर? विजन क्या है
क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उस समय अपने माननीय मंत्री जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो बता रहे थे जी कि हमारा रेलवे लाइन जो है अधिकतर शहरों को दो भाग में बांट दिया है। बिल्कुल। और तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हम स्टेशंस को दोनों भाग को जोड़ने वाला काम करें और इस तरह विकसित करें। जो इनिशियली बड़े बड़े कनकोर्स की बात हुई थी, अब हम जिसको कि हम अभी मेजर रीडेवलपमेंट के रूप में जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें उनकी सोच थी कि शहर के लोग वहाँ मिलें और साथ में बैठें, हम व्यवसाय भी कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ मिल जाएगी और फिर जहाँ पर जाना होगा वहाँ गंतव्य भी चले जाएंगे। तो ट्रेन जर्नी के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पर हो। जी। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच था कि जो हमारे उच्च वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं वो एयरपोर्ट जाते हैं, उन्हें वहाँ का विकास दिखता है, लेकिन जो हमारे निम्न मध्यम वर्गीय यात्री हैं उनको वो ज़्यादातर यात्रा रेलवे से करते हैं। तो उनके लिए भी रेलवे स्टेशंस को हम जिस तरह से रेलवे जैसे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया, उसी तरह से हम रेलवे स्टेशंस को भी डेवलप करें कि वो भी जब ट्रेन पकड़ने आते हैं तो उनको भी देखें कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है और वो जितने देर वहाँ पर इंतज़ार करते हैं तो उनको लगे कि ये अच्छी जगह है। कभी ये भी होता था कि स्टेशन पर लोग बहुत कम देर रुकना चाहते थे, वहाँ पर इतनी गंदगी होती थी, लोग आते थे, टिकट लेते थे और ट्रेन पकड़ कर चले जाते थे। लेकिन आज स्टेशंस के डेवलपमेंट पे, साफ़ सफाई पर इतना ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि जब लोग वहाँ रुकते हैं उन्हें अच्छा महसूस होता है। वो समय से पहले आकर के वो एक एंजॉयमेंट की जगह भी हो गई है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत भारतीय रेल पर 1300 से अधिक स्टेशंस पे काम चल रहा है। पश्चिम रेलवे के 124 स्टेशन इसमें शामिल हैं। जी। 103 स्टेशन पर सॉफ्ट अपग्रेडेशन हो रहा है और 21 स्टेशन पर मेजर अपग्रेडेशन हो रहा है। राइट। इनमें से 18 महाराष्ट्र में हैं, ये टोटल 124 जो हैं जिसमें कि 18 महाराष्ट्र में हैं। जी। मरीन लाइंस, चरनी रोड, ग्रांट रोड, लोअर परेल, प्रभादेवी, मालाड, जोगेश्वरी, पालघर, कांदीवली और दहिसर, ये सबअर्बन स्टेशनों पे अमृत भारत के अंतर्गत सॉफ्ट अपग्रेडेशन का कार्य हो रहा है। राइट सर। मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस, अंधेरी और बोरीवली में ये मेजर रीडेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। राइट। इनकी प्लानिंग का कार्य RLDA के माध्यम से किया जा रहा है। अभी बोरीवली का कंसेप्ट प्लान माननीय रेल मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया गया था। जी। उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिया है और उस पर RLDA काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि पहला स्टेशन हमारा सबअर्बन में बोरीवली होगा जहां पर कि ये मेजर रीडेवलपमेंट का कार्य स्वीकृत होगा। गुजरात के सूरत, उधना, अहमदाबाद, साबरमती, न्यू भुज और सोमनाथ स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। जी। अभी मैं अहमदाबाद, सोमनाथ और भुज स्टेशन का रिव्यू किया था जाकर के, उसमें सबसे पहले हमारा भुज स्टेशन तैयार हो जाएगा। जी। ये सितंबर के अंत तक काम, हाँ, इस साल पूरा हो जाना चाहिए और सोमनाथ का कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए। अहमदाबाद का काम अगले साल जून 27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तीनों बड़े स्टेशन गुजरात के ये जो हैं तीनों अगले मिड नेक्स्ट ईयर के पहले सभी तीनों हो जाएंगे। अहमदाबाद तो सबसे बड़ा है, जी। वो अगले साल जून 27 तक पूरा होगा, लेकिन भुज हमारा सितंबर में हो जाएगा, सोमनाथ अक्टूबर में हो जाएगा। साथ में साबरमती में भी कार्य चल रहा है जो कि हमारा दिसंबर 26 तक कार्य पूरा हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिछले वर्ष गुजरात में 18 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। जी। और अभी पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 4 और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारा पोरबंदर, भक्तिनगर, गोधरा और प्रतापनगर है। इस प्रकार गुजरात में इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 22 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है।
सर अभी हम आते हैं एक मेजर कंपोनेंट जो ट्रैवल एक्सपीरियंस का होता है वो एक्सेसिबिलिटी, कि हर कोई हमारे रेलवे स्टेशन हमारे ट्रेन्स तक आसानी से पहुंच पाए। ये सेंसिटिव भी है और क्रिटिकल भी होता है सर। सर पश्चिम रेलवे में इस तरफ किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सर, जिससे आने वाले समय में हम अपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सेसिबल कर बना पाएंगे? ये हमारा सामाजिक दायित्व है जी सर। हमारे बिल्कुल सर। दिव्यांगजनों के प्रति, कि वो इंडिपेंडेंटली यात्रा कर सकें, हमारे स्टेशन पर आ सकें, ट्रेन पकड़ सकें और अपने गंतव्य पर पहुंच करके फिर सही सलामत वहां से निकल सकें। तो एक्सेसिबिलिटी, जैसा मैंने बताया, कि बेसिकली ये उनके प्रति सम्मान का विषय है। हम उनकी फिक्र करते हैं, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, ये सोच करके। ये अभी पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 11 लिफ्ट लगाए हैं और 13 एस्केलेटर सबअर्बन सेक्शन पर कमीशन किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में अभी तक विलेपार्ले में 1 लिफ्ट और माहिम विरार में 4 एस्केलेटर अतिरिक्त लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सबअर्बन सेक्शन में आज के तिथि में 79 लिफ्ट और 128 एस्केलेटर हैं और आने वाले समय में 77 और लिफ्ट तथा 112 और एस्केलेटर प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। और सर हमने ये डेटा भी देख रहे थे कि ये मेजॉरिटी जो हमारे लिफ्ट और एस्केलेटर लगे हैं वो सभी पिछले 13-14 साल के दौरान ही लगे हैं। इसके पहले इस तरह की कोई चीज़ हमें दिखती नहीं थी रेलवे स्टेशन पे, और ख़ास करके पश्चिम रेलवे के सबअर्बन सेक्शन। इसमें यही होता है कि हम ये मान लेते थे कि ये दिव्यांगजन हैं, इनको घर पे ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए उनको घर के बाहर सुविधाओं के बारे में नहीं सोचते थे। जब उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना शुरू किए, तब समाज जागा और उनके लिए वो सुविधाएं हर जगह प्रोवाइड करने की क्रम जारी हुआ, जिससे कि वो सम्मान के साथ, सुविधा के साथ अपनी यात्रा कर सके। और रेलवे मंत्रालय को नवंबर 26 तक दिव्यांगजनों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको पूरा करना है और पश्चिम रेलवे भी नवंबर 26 तक ये सारा कार्य पूरा कर लेगी। सर कमिंग टू अ मेजर थिंग दैट वी ऑलवेज सी मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, जब भी सर हॉलीडे का सीज़न होता है, होली, दिवाली, छठ, हम देखते हैं कैसे ट्रेन्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, पैसेंजर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। और कई बार हम देख पाते हैं, हम तो रेलवे तो बहुत कोशिश करती है कि मैक्सिमम ट्रेन चलाए, लेकिन डिमांड उससे भी ज़्यादा रहती है। मुंबई एरिया से आने वाले समय में हम और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला पाएँ, इसके लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के लिए हो रहे हैं सर? अगर उसके बारे में हमें डिटेल बता पाएँ ताकि यात्रियों को पता चले कि आने वाले 3-4 सालों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खास करके जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स की बात। नई ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास में सिर्फ रेक का होना पर्याप्त नहीं होता है जी। उसके मेंटेनेंस के लिए पिट लाइन होना चाहिए, स्टेबिलिटी लाइन होना चाहिए, क्रू होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तंत्र मतलब हमें बनानी पड़ेगी। बांद्रा में अभी हम लोगों ने एक वॉशिंग पिट बनाई है और 2 वॉशिंग पिट को और अभी हम कोशिश करेंगे कि मार्च 27 तक 2 और फुल्ली कमीशन हो जाए। और एक वॉशिंग पिट नया बनने से हम लोग 3 अतिरिक्त सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो इस हिसाब से 3 वॉशिंग पिट से हमारे 9 से 10 जिसका प्राइमरी मेंटेनेंस करना हो, ऐसे ट्रेन वहाँ से हम चला सकते हैं। इसके अलावा जोगेश्वरी में हम लोग एक नया टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं, दिसंबर तक कार्य पूरा हो जाना चाहिए और अगले वर्ष के शुरू में वहाँ से हम लोग नई ट्रेन चला पाएंगे। अभी हमारे पास में उसको मेंटेन करने की सुविधा नहीं है वहाँ पर जोगेश्वरी में तो इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन जो होगी, जिसकी कि मेंटेनेंस कहीं और होगी और हमारे पास आएगी और हमारे पास से लौट करके चली जाएगी, फिर मेंटेनेंस वहाँ होगी। तो ऐसी ट्रेन हम लोग जनवरी 27 से चलाने का प्लान कर रहे हैं। साथ में वहाँ पर 2 वॉशिंग पिट भी हम लोग बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। अभी टेंडर जस्ट उसके लिए निविदा आमंत्रित हुई है जी। और कैलेंडर ईयर 2027 में उसको हम लोग पूरा करेंगे, जिसके बाद यहाँ से प्राइमरी मेंटेनेंस की ट्रेन भी चल सकती है। इसके अलावा
दादर में एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, जी तो वहाँ से भी हम नई ट्रेन चलाएंगे। और मुंबई सेंट्रल में अभी लॉन्ग डिस्टेंस के 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कि एक ही प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम फुल रेक, जो हमारे फुल लेंथ की रेक होती है, उसे चला पाते हैं। तो बाकी चारों प्लेटफॉर्म की भी लेंथ बढ़ा करके और वहाँ भी वॉशिंग पिट और स्टेबलिंग लाइन, इसकी संख्या बढ़ा करके वहाँ से भी हम लोग नई ट्रेन्स और अधिक चला पाएंगे। ये हम सब की योजना है और यही हमारे लिए माननीय रेल मंत्री जी का अनुदेश भी है। उनका ये कहना है कि सबअर्बन की सर्विसेज भी डबल करना है जी और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हम चलाते हैं उसकी भी संख्या डबल करना है। तो अगले 3 साल में मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ पश्चिम रेलवे अचीव कर पाएगी। सर, अब गुजरात में कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो अपने आप में रेल एक्सपीरियंस और रेल ट्रैवल को ट्रांसफॉर्म करेगा, उस रीजन को कनेक्ट करेगा और दूर दूर से जो है लोग जो है जो कनेक्टिविटी है गुजरात के एरिया की वो हो पाएगी। क्या क्या वो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सर जो आपको लगता है कि आने वाले समय में पूरा होगा, जिससे उस एरिया की जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर होगी? वेस्टर्न रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। हम केवल यात्रियों को नहीं, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि और रोजगार के अवसरों को भी जोड़ते हैं। पिछले वर्ष हमने कुल 252 किलोमीटर नई लाइन, मल्टी ट्रैकिंग और गेज कन्वर्सन का काम पूरा किया है। और ये मेजर सारे गुजरात और मध्य प्रदेश एरिया में ही हुए। हाँ, जी बिल्कुल। जी, जी। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पश्चिम रेलवे का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है, फुली इलेक्ट्रीफाइड। फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। अभी फर्दर हम लोग गुजरात में ये छोटा उदयपुर धार नई रेल लाइन गुजरात और मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज को पहली बार ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी देगी और साथ में दाहोद इंदौर नई लाइन जो है उसके अंतर्गत भी हम लोग धार तक पहुंचेंगे। तो इससे इंदौर का मुंबई के लिए एक वैकल्पिक छोटा रास्ता बन जाएगा। तो हम जल्दी इंदौर पहुंच पाएंगे मुंबई से। हाँ जी। गुजरात में और जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी हमारा राजकोट कानालूस का दोहरीकरण चल रहा है जो कि इस वर्ष कार्य पूरा हो जाएगा और उसके आगे पोरबंदर तक भी डबलिंग का हुआ अभी इसी वर्ष सैंक्शन हुआ है। और अभी फर्दर राजकोट से सोमनाथ तक का भी कार्य की स्वीकृति प्रक्रिया अंतर्गत है। और इस एरिया में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अहमदाबाद से लेकर के धुलेरा तक सेमी हाई स्पीड का प्रोजेक्ट, ये 20,667 करोड़ की लागत के ये सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन की परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से निर्मित भारतीय रेल की पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। और यह प्रोजेक्ट भी न केवल गुजरात राज्य बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देगा। और जब यहाँ कार्य शुरू होगा तो नेचुरली पूरे देश में इसकी मांग होगी और फिर और भी जगह ये स्वीकृत होंगे। और बताते हैं कि ये जो सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है ये तो खास है कि भारत का पहला है और भी कई सारी खूबियाँ हैं इसकी, जो एट ग्रेड चलेगी। नॉर्मली विश्व में देखा गया कि या तो अंडरग्राउंड रहती है या एलिवेटेड रहती है और ये फर्स्ट टाइम जो है ऐसा होने वाला है कि ऑन द सरफेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रहेगी। सर, गुजरात की आपने बात की और एक मेजर प्रोजेक्ट जो है दाहोद में हमारा 9,000 हॉर्स पावर का बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव प्लांट, इसके बारे में बताएं सर। किस प्रकार से आपको लगता है इस पूरे एरिया में को जो है नॉट जस्ट रेलवे के एंगल से बट कैसे एक इकोनॉमी के एंगल से इस एरिया को या जो प्लांट है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है? दाहोद पश्चिम रेलवे के लिए एक गर्व का विषय है। वहाँ पर पहले से भी बहुत बड़ा हमारा वर्कशॉप था जी। और ये जब 9,000 हॉर्स पावर के गुड्स के लिए लोकोमोटिव बनाने का काम वहाँ पर शुरू हुआ है तो ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह लोकोमोटिव भविष्य की भारी फ्रेट आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। मतलब और ज़्यादा भार को ये ढो सकती है। हाँ, अभी हमें जैसे 2 लोको लगाने पड़ते हैं, तो ये अकेला उसको हमारी जो आज की ट्रेन गुड्स ट्रेन चल रही है उसको ढो पाएगा। जी। और जहाँ भी इस तरह की फैक्ट्री लगती है तो वहाँ पर स्थानीय रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को नई गति मिलती है। बिल्कुल। आज भारतीय रेल केवल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर रही, टेक्नोलॉजी क्रिएट भी कर रही है, और दाहोद उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और जहाँ कहीं भी इस तरह की फैक्ट्री लगती है तो वो सिर्फ उसमें कार्य करने वाले लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, उसकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है वो आसपास में लगती है, उसमें जो छोटे छोटे सामान लगते हैं उसके लिए नए नए फैक्ट्री बनते हैं। जैसे आप देखें कि RCF कपूरथला बनी, वहाँ पर कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री बनी, तो वो सिर्फ वहाँ का विकास जो है सिर्फ RCF तक नहीं से लिमिटेड है। अब वहाँ कोच में जो सामान, इतने सारे सामान लगते हैं, तो उस सामान की सप्लाई करने के लिए उस एरिया के आसपास में बहुत सारे फैक्ट्रीज लगे, एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं। जी। तो उससे और लोगों को रोज़गार मिलता है और लोग उसमें उद्योगपति बनते हैं। ऐसे ही जैसे दाहोद में ये हो रहा है, तो इसमें लोकोमोटिव्स में जो पार्ट्स आएंगे वो पार्ट्स बनाने की आसपास में फैक्ट्रीज लगेंगे और एंसिलरी इंडस्ट्रीज लगा करके उस एरिया का, पूरे एरिया का विकास होगा। वंडरफुल सर, ये आपने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया कि कैसे रेलवे प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करती है। सर आते हैं थोड़े पर्सनल सवाल मैं करूँगा सर, आपके थोड़ा व्यक्तिगत है ये सवाल। सर मैंने पढ़ा है आपकी करियर की शुरुआत जो है एक बड़े रेल हादसे के दौरान ये उसके बाद हुई, और उस तरह की चुनौतीपूर्ण समय में हुई सिवान में, और जहाँ ट्रैक भी बहुत पुराना हुआ करता था। इस पूरे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में अपना रेलवे का करियर शुरू करना कितना चुनौतीपूर्ण था और क्या अनुभव था, उसके बारे में अगर शेयर कर सकें हमसे। मेरी पहली फील्ड में पोस्टिंग सिवान में थी, और सिवान में वुडन स्लीपर का ट्रैक था, 17-18 साल पुराना ट्रैक था, उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। और वहाँ से ट्रेन चलाना रोज़ एक युद्ध होता था कि ट्रेन को सुरक्षित पहुँचा दिया अपने सेक्शन से, एक हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय उस रूट में वैशाली एक्सप्रेस सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन थी, और जब वैशाली उस सेक्शन से गुजर जाती थी तो हमारे पीडुलाइज बोलते सर आज की नौकरी पूरी हो गई। हर दिन एक चैलेंज रहता था। जी। और कुछ पोर्शन में साल स्लीपर्स लगे थे, तो साल स्लीपर्स की लाइफ ज़्यादा होती है। साल जो 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 लकड़ी हाँ जी। तो साल स्लीपर्स वाले पोर्शन में हमारा गेज होल्ड करता था, मतलब दोनों रेल अपने जगह पर रहता था। लेकिन चीर स्लीपर्स बहुत लंबा स्ट्रेच में लगा हुआ था, चीर पाइन वुड जो हाँ जी। और जैसा नाम है उसका चीर, वैसे ही चीर जाता था। तो उसमें गेज को होल्ड करना, मतलब दोनों रेल को अपने जगह पर रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे याद है कि मॉनसून के जो 3-4 महीने होते थे उसमें मैं 15-15 किलोमीटर रोज़ चलता था अपनी टीम के साथ, और हर चौथे स्लीपर पर हम लोग गेज मेजर करते थे, और हर गैंग बीट में 2 गेजिंग पार्टी होती थी, वो एक तरफ से गेज को होल्ड करने पर लगे रहते थे। आज के डेट में हमारे इंजीनियर्स जो रेल में आ रहे हैं वो उनके लिए ये चीज़ें अकल्पनीय हैं। PSC स्लीपर, हमारे कंक्रीट स्लीपर लगे हुए हैं, और उसमें गेज के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये वो ज़माना था जबकि गेज होल्ड करने के लिए पूरी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, खासकर इसलिए क्योंकि ट्रैक बहुत पुराना हो गया था। उसमें भी वुडन स्लीपर अगर नया रहे तो 8-10 साल तक तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी, उसकी रनिंग बहुत ही अच्छी हुआ करते थे। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया था तो 17-18 साल पुराने ट्रैक थे, तो उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमारे सीनियर्स का
बहुत अच्छा गाइडेंस था और टॉप लेवल पर सबको ये पता था कि टीम में परिश्रम में कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ होता है तो लैक ऑफ एफर्ट्स के कारण नहीं होगा, मतलब डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स मेड उसके कारण ही कुछ होगा। और वो पूरा टेन्योर उसी तरह से रहा। अभी जब मैं वेस्टर्न रेलवे में देखता हूँ, अभी मैंने जब माननीय रेल मंत्री जी से अब सानंद में इंटरेक्शन हुआ तो उनको मैंने बताया कि मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से या ईसी रेलवे से जब मैं पंक्चुअलिटी की लिस्ट देखता था और देखता था कि वेस्टर्न रेलवे 95% पंक्चुअलिटी के साथ चल रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वहाँ पर 75% 80% अचीव करने में इतना मेहनत करना पड़ रहा है और यहाँ पर 95% रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। तो उसका मूल कारण ये है कि हम लोग यहाँ पर जैसे कॉरिडोर ब्लॉक है, कॉरिडोर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स अपने एसेट्स को मेंटेन करते हैं। तो जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो एसेट फेल्योर कम होंगे और एसेट फेल्योर कम होते हैं, इस वजह से हमारा पंक्चुअलिटी 95% होता है। तो यही प्रॉब्लम इसका उल्टा सिवान में था कि वहाँ चूँकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होता था तो इसलिए एसेट फेल्योर्स बहुत ज़्यादा था और गैंग लगातार हमारा वहाँ पर सेलेक्ट पिकिंग में ही लगी रहती थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सीनियर जन से मिल करके फिर उनसे प्लान किया कि सर ऐसे हम तो रोज़ स्लैग पिकिंग ही करते रहेंगे तब तो उसी विशियस सर्किल में हम फंस जाएंगे। तो उसके बाद तब ये डिसाइड किया कि चलो कि हर फ्राइडे को मैं फुट प्लेट किया करता था, छपरा से गोरखपुर जाता था। मतलब लोकोमोटिव में बैठ के आप जो है हाँ, छपरा से गोरखपुर 172 किलोमीटर था, तो वो चलता था और उसमें फिर नोट किया कि किस किस स्ट्रेच में ट्रैक ख़राब है और अगले दिन फिर प्लानिंग करता था। तो इस तरह से प्लान करता था कि हमारा स्लैग पिकिंग का डेज जो है कम हो और एक तरफ से मेंटेनेंस जो है सिस्टमेटिक मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान दें। वो करके हम आखिर में जो गैंग्स होती थी उस समय उनका रेगुलर मेंटेनेंस 5 दिन होता था और 1 दिन स्लैग पिकिंग के लिए रखा जाता था। उसको हम लोग वहाँ पर 2 दिन के स्लैग पिकिंग पर काम कर पाए और वो टेन्योर पूरा हुआ तो उसमें पूरी संतुष्टि थी कि इस सेक्शन में हम कंट्रीब्यूट कर पाए और 2 साल 8 महीना रेल यात्रियों को सुरक्षित उस सेक्शन से ले गया, उसकी ज़िंदगी भर संतुष्टि रहेगी। क्या बात है सर। स्लैग पिकिंग क्या होता है सर, तो शॉर्ट में बता। स्लैग पिकिंग जहाँ पर कि कहीं पर हमारा ट्रैक में झटक, जैसे आज जर्क बोलते हैं कि जर्क लग गया जी। तो आप छोटे लेवल का जर्क समझिए। तो जर्क जहाँ लगता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गेज खराब है या क्रॉस लेवल है, ट्रैक ऊपर नीचे है, तो उसको अटेंड करना जो है उसको स्लैग पिकिंग कहते हैं। राइट। सर बाद में आप फिर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में रहें और बिहार में आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए जो बहुत चैलेंजिंग भी था। यहाँ हमने सुना है कुछ संगठित तत्वों का दबाव भी रहता था, क्या एग्जैक्टली होता था और कैसे इन चैलेंजेस को आप ओवरकम करते थे? ये सब हमारा ई टेंडरिंग मतलब टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग रेल में हुआ उसके पहले का दौर था। मैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में था, हमारा मुख्यालय गोरखपुर में हुआ करता था। उस समय कंस्ट्रक्शन में काम करने में, इवन ओपन लाइन में काम करने में जो वहाँ की संगठित गैंग्स थी, तो बाहुबली लोग जो थे वो लोग पहले काम बांट लेते थे कि यूपी में ये करेंगे, बिहार में ये करेंगे, और उसमें भी बिहार में भी एरिया बटे हुए थे, कार्टेल बना लेते थे। हाँ, तो वो था कि यहाँ तो वही काम करेंगे या जिसको वो काम देंगे वही करेंगे। और उन लोगों के फ़ोन्स भी आते थे। लेकिन उस दौर में जो मैं शुरू से प्रैक्टिस करता रहा था कि जो रेलवे के नियम कानून हैं उसका पालन करना है और उस सब के लिए बिना एक्सेप्शन लागू होगा। मतलब ऐसे लोगों का डील करने के जो मुझे लगा कि मैं अपने अंदर ये हमेशा संतुष्ट रहता था कि मैं सबके साथ जो रेलवे के नियम हैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। बहुत डराने की कोशिश की गई
लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि डर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बस अपने कर्म पे लगा रहता था कि किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। और ये आखिर में उन लोगों को भी ये समझ में आई कि ये सबके साथ जो रेलवे के नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से ट्रीट करता है। जहाँ पर गलत काम करोगे वहाँ पर पेनल्टी लगाएगा, चाहे काम करने वाला कितना बड़ा बाहुबली क्यों न हो। और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि वहाँ पर मैं 4 साल डिप्टी सी कंस्ट्रक्शन रहा और ऐसे सभी बाहुबलियों से इंटरेक्ट करते हुए, जिसमें कि लोग बाद में माननीय सांसद भी बने, तो उनके साथ काम करके और बाद में मुझे महसूस हुआ कि वो लोग भी मेरी इज्जत करते थे। और वो इस वजह से करते थे कि मैं रेल के लिए कभी उनके सामने झुका नहीं। जो रेलवे ने जिस काम के लिए रखा था वो काम किया, और इस बात की वो भी इज्जत करते थे, जो कि मुझे बाद में उन लोगों के माध्यम से ही पता चला। क्या बात है सर। बात आपने की निडरता की, बात आपने की ईश्वर की। सर आप वाराणसी, पावन नगरी वाराणसी के रेलवे डिवीज़न के मुखिया के तौर पे एज डिविजनल रेलवे मैनेजर आपने कार्य किया और कई सारे अचीवमेंट्स रहे आपके वहाँ। सर कुछ अगर 2-3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स बता पाएँ। खास करके हमने सुना है कि जो रेल सेफ्टी वो आपके लिए सर्वोपरि थी। ज़ीरो स्पैड क्या होता है सर, वो भी अगर आप बताएं। और पैसेंजर ग्रीवांस रिड्रेसल का जो सिस्टम है रेल मदद, उसमें भी आपने अपने डिवीज़न को नंबर 1 पे भारत में पहुंचाया। अगर कुछ एक शॉर्ट में बता पाएँ सर, क्या क्या रहे वो अचीवमेंट्स और कैसे देखते हैं? एक तो वहाँ पोस्टिंग जो हुई थी तो उस समय ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी का वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, बोले कि वहाँ पर तुम भारतीय रेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भारतीय रेल की इज्जत उनकी नज़र में बरकरार रखना। तो इस ब्रीफ के साथ भेजा गया था। और वाराणसी मुख्यतः पैसेंजर सर्विसेज ही वहाँ पर प्रीडोमिनेंट है जी। गुड्स लोडिंग तो ऑलमोस्ट नहीं है, अनलोडिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यात्री सुविधा पर ही पूरा ध्यान देता रहा। और मैं अगस्त 21 में वहाँ पर गया था और उस समय वेस्टर्न रेलवे रेल मदद में नंबर 1 पर था। और यहाँ के एजीएम साहब हमारे जीएम बन करके गए थे वहाँ पर। उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पर एजीएम था, रेल मदद मेरी जिम्मेवारी थी और मैंने वेस्टर्न रेलवे को नंबर 1 पर रखा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न को नंबर 1 पर ले जाना है। और मैं जब ज्वाइन किया था तो उस समय हमारे 3 डिवीजन्स थे नॉर्थ ईस्टर्न में। तो लखनऊ डिवीज़न की टीम ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उन लोगों ने अपना रेल मदद का स्कोर काफ़ी अच्छा किया था। तो बताया कि हम लोग ये किए हैं जिसके कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने अपनी टीम से बात किया कि अगर लखनऊ कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। और अक्टूबर में ये प्रेजेंटेशन हुआ था और दिसंबर में हमने लखनऊ को बीट किया। और जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों में वाराणसी डिवीज़न भारतीय रेल में नंबर 1 पोजीशन पर है। क्या बात है। और आप स्पैड की बात कर रहे थे, स्पैड सिग्नल पासिंग एट डेंजर होता है। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है सर, और रेलवे क्यों सेंसिटिव रहता है इस स्पैड के बारे में? कई बार हम मीडिया में भी पढ़ते हैं। हाँ, मतलब सिग्नल जो है अगर लाल है मतलब ट्रेन को रुकना है वहाँ पर, और लाल सिग्नल को आप क्रॉस करते हैं मतलब आप पोटेंशियल एक्सीडेंट करने जा रहे हैं। एक पत्थर की लकीर है लाल सिग्नल, मतलब उसका आगे का ट्रैक सर्किट जो है वो क्लियर नहीं है। तो आगे का ट्रैक सर्किट क्लियर नहीं है तो नॉर्मली उसमें कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है, तो अगर आप लाल सिग्नल पर ट्रेन क्रॉस करते हैं आप उसको पीछे से रियर कॉलिजन हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए स्पैड के केस में तो भारतीय रेल में लिखा हुआ है कि कोई ड्राइवर अगर स्पैड करता है तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाना। इतनी कड़ी एक्शन ले हैं। वहाँ पर हम लोग जैसे लोको पायलट कम्युनिटी है तो इनके साथ परिवार संवाद
करते हैं। हर जगह भारतीय रेल में होता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को हम लोग ये भी बताते हैं कि लोको पायलट कितने इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। उनको बोलते हैं कि हमारे भारतीय सेना जो है वो तो बॉर्डर पर कभी कभार लड़ती है, और हमारे लोको पायलट्स जो हैं ये रोज़ लड़ते हैं। इनकी 9 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी होती है और उसमें लगातार इनको अलर्ट रहना है। बिल्कुल। तो उनके परिवार से ये हम आग्रह करते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इतना सेफ्टी का काम कर रहे हैं, कहीं पर एक सिग्नल इनसे देखने से मिस हो गया और वहाँ से गाड़ी अगर नहीं रोके तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और आप भारतीय रेल में देख रहे हैं कि रोज़ हम इतनी ट्रेन चला रहे हैं और सब सुरक्षित जा रहे हैं, तो ये कितना अलर्ट रहते हैं। तो वही उनके परिवार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इनका ध्यान रखें और इनको अतिरिक्त मानसिक तनाव न हो। जब ये ड्यूटी पर आएँ तो ये पूरा रेस्ट किए हुए हों और ये अपने बिना किसी टेंशन के काम करें, जिससे कि उन पर 2000-3000 यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मेवारी होता है। अभी कवच हमारा बहुत कम जगह इम्प्लीमेंट हुआ है और बिना कवच के ये सुरक्षित रोज़ 2 करोड़ यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचाते हैं। तो कितना बड़ा जिम्मेवारी का काम कर रहे हैं। उसी में कुछ परिवार की तरफ से शिकायतें आई कि इनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवांसेज हैं उनका रिड्रेशल के लिए इनको ऑफिस छुट्टी के दिन जाना पड़ता है। तो बोले कि अगर ये अपने काम के लिए डिवीज़न का चक्कर लगाते रहेंगे तो फिर हम कैसे इनको प्रॉपर रेस्ट दे पाएंगे। तो वहाँ मैंने ये इंश्योर किया कि हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स लॉबीज पर गए और एक सप्ताह में 100% लोको पायलट्स से इन्होंने इंटरेक्ट किया। उनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवांस हो उसको नोट किया और उसको हम लोग रोज़ मॉनिटर करते थे। करीब 2 महीने लगे, वो सारे ग्रीवांसेज दूर हो गए। उसके अलावा लॉबीज में एक ग्रीवांस रजिस्टर रहता है, तो उसमें किसी को लोको पायलट्स और ये आते हैं और अपना ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ पर एक ग्रीवांस रजिस्टर्ड है और अगर किसी को ग्रीवांस हो तो वो फिर उनको ये अनुदेश था कि उसमें वो एंट्री करें और वो रोज़ हमारे पावर कंट्रोल में आती थी और कंट्रोल में जिस विभाग से भी संबंधित हुआ उस विभाग तक पहुंचा करके उनके ग्रीवांस का रिड्रेशल होता था। तो उन सबको ये लगा कि हमारा अगर कोई भी ग्रीवांस है तो उसको दूर करने के लिए लोग हमारे पास आएंगे, हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनको अपनी किसी भी ग्रीवांस के लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लॉबी में आए, कोई ग्रीवांस है, वहाँ पर उन्होंने एंट्री कर दी और उनकी समस्या का समाधान हो जाता था। सर, तो हम उनके लिए किए जो कि हमारा काम था और उन्होंने भी अपना काम किया और मेरे पूरे टेन्योर में उनके मेहनत से, ईश्वर की कृपा से कोई स्पैट का केस नहीं हुआ। क्या बात है सर, सो इंस्पायरिंग। सर, आपने इतना वक्त दिया इस पॉडकास्ट के एपिसोड के लिए। सर, आखिरी सवाल आप सर, कल्पना कीजिए आप आज से 20 वर्ष बाद कोई युवा अधिकारी पश्चिम रेलवे का इतिहास पढ़ रहा है। आप अगर चाहते हैं कि श्री रामाश्रय पांडे जी के बारे में एक वाक्य लिखा जाए तो वो क्या वाक्य होगा जो आज से 20 साल बाद कोई युवा अधिकारी आपके बारे में पढ़ना चाहे? हम हमेशा याद रखते हैं कि हम किस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। भारतीय रेल यात्रियों की सेवा करने के लिए, यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुँचाने का कार्य करती है और मैं अपने पूरे टेन्योर में यही कोशिश करूँगा कि जितनी सुविधाएं उनको है आज की डेट में उसमें बढ़ोतरी हो और अधिक से अधिक सुविधा और ट्रेन चले। इसके लिए मैंने सिंसियरिटी के साथ प्रयास किया, अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर के। ये मैं वही प्रयास करता रहा हूँ
मुझे मेरे किसी बहुत बड़े पद पर कार्यरत अधिकारी ने मेरे किसी जगह पर फेयरवेल में कहा था, इतना अधिक काम बिना डंडा के कोई कर सकता है, ये मैं नहीं मानता था। और तुमने बिना डंडा चलाए इतना काम कर दिया, ये मेरे लिए सीखने की बात है कि मैं समझता था कि बिना डंडा चलाए काम नहीं होता है। तो किसी को भी अगर मेरे बारे में जानकारी मिलेगी तो मुझे लगता कि ये होगा कि बिना अपनी टीम को कोई तनाव दिए हुए और जितना डिलीवर करना चाहिए वो हम साल के अंत में कर दें। आप अगर लक्ष्य पता हो कि मुझे करना क्या है, किस काम के लिए मैं लगाया गया हूँ, वो हमेशा याद रहे और अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर के चलें। आप कितने भी एफिशिएंट रहेंगे तो अकेले कोई काम पूरा नहीं कर सकते। आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा टीम का सहयोग चाहिए और मैं पूरी टीम को साथ में लेकर के चलता हूँ और जो लक्ष्य है उसको हमेशा याद रख करके उसको पूरा करता हूँ। यही मैं कोशिश करूँगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर वही हो। वंडरफुल सर, आप इस एपिसोड में आए और आपने पश्चिम रेलवे की, अपने बैकग्राउंड की, अपने पुराने अनुभवों की और रेलवे की बारीकियों से हमें जो है हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा ज्ञान बढ़ाया। पश्चिम रेलवे में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, किस तरह के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने वाले हैं, यात्रियों को क्या क्या सुविधा मिलेगी, इन सब से हमें अवगत कराया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पॉडकास्ट एपिसोड में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विनीत। रेलवे केवल पटरियों का जाल नहीं है, यह करोड़ों सपनों को जोड़ने वाला एक विश्वास है। जी हाँ, मैं हूं विनीत अभिषेक और आप सुन रहे थे पश्चिम रेलवे का पॉडकास्ट। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई ओपिनियन, आप अगर किसी भी प्रकार की कोई सजेशन देना चाहते हैं, काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हमारे हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक खास एपिसोड के साथ अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।